अडानी के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर हमला बोला। और सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद परिसर में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हो गए, जिनके हाथ में पीएम मोदी और अडानी के चेहरे वाले पोस्टर थे, जिस पर एक चेहरे में दोनों को दिखाया गया था, जिस पर लिखा हम एक हैं। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच पोस्टर को लेकर कुछ चर्चा भी की गई, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में मोदी और अडानी के मास्क भी थे, जिसको लेकर जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री से सदन में आकर अडानी के मुद्दे पर जवाब देने की मांग उठाई। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रिपोर्टर की भूमिका निभाई और पीएम मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर तंज किए और राहुल गांधी जिससे सवाल पूछ रहे थे वो मोदी और अडानी का मास्क पहने हुए थे। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई पार्लियामेंट छोड़ देना भैया। वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 30 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। हालांकि अडानी के खिलाफ इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन में दरार भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुई। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों का तापमान हाई है। अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके लिए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। और सूत्रों के मुताबिक इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। दरअसल विपक्ष के सांसद जगदीप धनखड़ के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से नाराज हैं। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते। दरअसल जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठा रही है। तो सदन ही सबसे अच्छा फोरम है जिस पर ये विमर्श हो सके। तो कांग्रेस क्यों घबरा रही है? कांग्रेस क्यों भाग रही है? क्या सचमुच कोई ऐसा लेन देन था? क्या सचमुच ऐसा कोई नेक्सस था? क्या सचमुच भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करने का एक प्रयास था? कई सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी आज घिरी है। सूत्रों के मुताबिक कई दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, जिसके बाद आने वाले दिनों में सियासी बवाल और बढ़ने के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से कनेक्शन के आरोपों पर भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ऐसे ही संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। और जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया, जिसके बाद स्पीकर ने 12 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन जब दोबारा 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, तब भी विपक्ष शांत नहीं रहा और सदन को चलने नहीं दिया।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के मुताबिक जब भी संसद के सत्र की बारी आती है, विदेश से कोई न कोई रिपोर्ट आ जाती है। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र था तो 20 नवंबर को रिपोर्ट आ गई और इसके पीछे बीजेपी ने फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक का हाथ होने का आरोप लगाया, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी सह अध्यक्ष हैं और इस संगठन को सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है। बीजेपी ने दावा किया कि सोरोस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलेआम कहा था कि उन्होंने मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $1 बिलियन का निवेश किया। बीजेपी ने इसके दस्तावेजी सबूत भी दिखाए, जिसमें फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक को 4 सह अध्यक्षों के रिकॉर्ड दिखाए गए, जिसमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। हालांकि कांग्रेस इसे मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी की साजिश बता रही है। And dark fantasies and conspiracy theories have no place in our political discourse. These are all diversionary tactics which there is no credibility or credence to these kind of things. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी के गठबंधन को लीड करने के बयान के बाद अब सियासत गर्म है और घटक दल भी अपने अपने दावे कर रहे हैं। और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को मिले झटके के बाद ये खींचतान और बढ़ गई। अब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर ये इच्छा जाहिर की है कि इंडिया ब्लॉक की कमान अब ममता बनर्जी के हाथ में दी जानी चाहिए। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने भी उनका साथ दिया। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। यहाँ तक कि राजनीति के भीष्म पितामह सबसे पुराने वरिष्ठ व्यक्ति पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है कि जहाँ तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, उन्होंने अपना कितनी सक्षम लीडर हैं वो जनता को दिखाया है, वो देश को दिखाया है, वेस्ट बंगाल में साबित किया है और वो एक हैं जो सबको साथ में लेकर चली हैं। इंक्लूसिव इंडिया का जो हम नारा करते हैं और प्रजातंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई उन्होंने प्रखरता से लड़ी है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के मनमुटाव की बात से इनकार कर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के बहुत सारे घटक दल खुश नहीं हैं। क्या दिक्कत है? लीडरशिप को लेकर कोई दिक्कत नहीं है भैया। लीडर मजबूत है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता है देश के अंदर। मैं ये कहता हूँ कि मेरी नजर में सब कुछ ठीक है। हालांकि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक लीड करने की मांग पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बंगाल को पूरा खराब कर चुके हैं, अब पूरे देश को अगर खराब करना है तो आप लोग ममता बनर्जी को लाइए, कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन में चल रही उठापटक की खबरों के बीच अब खुलकर ये कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप अच्छी नहीं है। एक दिन पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी नाराजगी जताई। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी की गुलामी करने वाले अब दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। कोई बीजेपी से अगर लड़ा है सबसे ज्यादा मजबूती से इस देश में समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में ही मथुरा, काशी, अयोध्या सब है, तो किसने झेला? इन लोगों ने झेला जो ये बात करते हैं। एक कल तक बीजेपी की गुलामी करने वाले लोग आज ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। दरअसल समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच ये तनातनी तब शुरू हुई थी जब आदित्य ठाकरे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यहाँ तक दावा कर दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। आदित्य ठाकरे के इसी बयान के बाद समाजवादी पार्टी और शिवसेना के बीच विवाद गहराता गया, जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब भारत में भी सियासत तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बिफर उठे।
और उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। सवाल के बदले उन्होंने सवाल दाग दिया, जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो नहीं दिखता। मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है यूपी वगैरह में, वो आपको दिखता नहीं है? कैसे उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिरा, वो नहीं दिखता आप भैया? आखिरी सवाल कहते हैं जब आप उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, पहले इन 3 उंगलियों को भी देखो तो तुम्हारी तरफ इशारा करो। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रेम एक बार फिर सामने आ गया। ये फारूक साहब हैं, ये मुफ्ती महबूबा हैं, उनकी बिटिया रानी हैं, ये सब लोग रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अंतर मन में गुणगान करने का जब अवसर आता है तो इनको पाकिस्तान दिखता है, तालिबान दिखता है, बांग्लादेश दिखता है। तो वहीं सुकांत मजुमदार ने बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट और वहां हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई। साथ ही फारूक अब्दुल्ला को भी निशाने पर लिया। अगर मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने की हिसाब में हम आ जाएंगे ना, तो फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी पूर्वज भी ढूंढने लगेंगे। उनके पूर्वज भी कौन थे, एक बार ढूंढने के लिए उनको बोलिएगा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में भी काफी नाराजगी है। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किए गए और इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर हुंकार भरी। टी राजा ने दावा किया कि पूरे भारत में करीब 5 करोड़ की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द एनआरसी लागू करने और अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाने की मांग की। 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे। जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का भारत मां के चरणों में लगा देंगे मोदी जी। इस दौरान टी राजा ने असदुद्दीन ओवैसी के बांग्लादेशी मुसलमानों पर दिए गए बयान का जिक्र किया। साथ ही ओवैसी के संसद में शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन का नाम लेने पर भी निशाना साधा। ओवैसी जिन्ना कहता है कि बांग्लादेशी मुसलमान से भारत के मुसलमान को क्या लेना देना, तो मैं वो ओवैसी से पूछना चाहता हूं, अरे बैरिस्टेड, डुप्लीकेट बैरिस्टेड, जब पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण चल रहा था तो फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला बे? बीजेपी विधायक ने बयान गोवा में एक सभा के दौरान दिया। उन्होंने दावा किया कि हर बजरंगी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की पार्टी बीएनपी के नेता आर कबीर रिजवी के भारत विरोधी बयान का करारा जवाब दिया। बीएनपी के नेता ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दावा ठोकने की बात कही थी, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गईं। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएनपी नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हाल ही में बीएनपी के नेता आर कबीर रिजवी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। ভারত তো দূরের কথা, আমেরিকা আমাদের সাথে টিকবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা বলতেছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা দখল করে নেব ইনশাআল্লাহ। আমরা দখল করে নেব আসাম দখল से সামরিক বাহিনী। जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें शांत रहने की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से भी शांत रहने और बांग्लादेश में कुछ लोगों के भड़काऊ बयानों से प्रभावित न होने का अनुरोध किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट आज जारी कर दी और इस लिस्ट में कुल 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया। इस लिस्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया पटपरगंज की जगह जंगपुरा सीट से चुनावी हुंकार भरेंगे, जबकि पटपरगंज विधानसभा सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए। दूसरी लिस्ट में भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कई चेहरों को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन जिन सीटों की ज्यादा चर्चा रही उनमें पटपरगंज के अलावा तिमारपुर सीट भी शामिल रही। यहाँ से दिलीप पांडे को टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया उनमें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, मादीपुर से राखी बिडलान, शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी के नाम शामिल हैं। जो 20 सीटें हैं उनमें से 2 लोगों की सीट हमने मनीष सिसोदिया जी की और राखी बिड़ला जी की सीट बदली है।
बाकी जो 18 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें से ज्यादातर हमने अपने काउंसलर्स को उम्मीदवार बनाया है। पहली बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी ने कई पुराने विधायकों के टिकट काट दिए। इसके अलावा पार्टी ने मनीष सिसोदिया के साथ साथ राखी बिरलान की भी सीट बदल दी। राखी बिरलान को मादीपुर से उम्मीदवार बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 11 नाम शामिल थे। अब तक पार्टी कुल 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को धमकी मिली है। राजधानी के 40 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। आज सुबह 7 बजे डीपीएस आरकेपुरम और पश्चिम बिहार के जीटी गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला। बम की धमकी मिलते ही स्कूलों ने बच्चों को वापस भेज दिया। आनंद फानन में धमकी भरे ईमेल की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया। जानकारी के मुताबिक एक साथ 40 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया था। 8 दिसंबर को रात 11:38 पर मेल भेजा गया था। डीपीएस आरकेपुरम, जीटी गोयनका पश्चिम बिहार स्कूल को धमकी, चाणक्यपुरी के द ब्रिटिश स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला। मंडी हाउस के मॉडर्न स्कूल, डीपीएस वसंत कुंज को धमकी मिली। मेल में स्कूलों के कैंपस में बम प्लांट करने की धमकी दी गई थी। मेल में कहा गया कि बम फटने पर बड़ा नुकसान होगा। बम न फोड़ने के लिए $30,000 की मांग की गई। एक साथ दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिलने से जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। सभी स्कूलों में पुलिस, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गईं। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस कैंपस की तलाशी में जुट गई। दिल्ली पुलिस आईपी एड्रेस और मेल भेजने वाले की भी जांच कर रही है। इधर दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और बड़ी सौगात आज शामिल हुई। INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना है तुशील। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। INS तुशील का वजन 3850 टन है और इसकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट है। ये समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और तुशील की रफ्तार को 26 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाए तो ये 4850 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। बिहार के आरजेडी विधायक सऊद असरार ने महिला अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद बिहार की सियासत तल्ख हो गई। एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साधा। लेकिन पहले राष्ट्रीय जनता दल विधायक सऊद आलम का वो बयान आपको सुनाते हैं जो उन्होंने महिला अधिकारी को लेकर दिया था। पहली बात तो ये कि वो मैडम दुपट्टा ओढ़ती नहीं है और उस दिन पता नहीं कैसे जानबूझकर दुपट्टा लेकर के आई या क्या, क्योंकि मैं ब्लॉक में था या मेरे साथ ये लोग हैं, सारे मीडियागण थे, मैंने उनको बुरी तरह से झाड़ा भी था। अब आप पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल 30 नवंबर को बिहार के किशनगंज में अवैध खनन को लेकर महिला अधिकारी ने कार्रवाई की थी और एक ट्रैक्टर जब्त किया था। लेकिन स्थानीय मुखिया मोहम्मद जैद और उसके समर्थकों ने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए उस महिला अधिकारी से अभद्रता की थी और दुपट्टा भी खींचा था। लेकिन अब आरजेडी विधायक की इस अभद्र टिप्पणी पर सियासत भी शुरू हो गई। राजद का तो राजनीतिक संस्कार ही रहा है। राजद के इतिहास का वो काला अध्याय है चंपा विश्वास कांड। राजद का मतलब ही है महिलाओं का अपमान, महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल। राजद का मतलब होता है जंगल राज, माफियाओं का राज, गुंडे बदमाशों का राज। झारखंड की नई विधानसभा का आज पहला दिन था। विधानसभा पहुंचे नए विधायकों का अलग अलग अंदाज आज देखने को मिला। और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन सभी 81 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। इस बार विधानसभा में 21 नए विधायकों ने शपथ ली। कुछ विधायकों ने विधानसभा में अंदर जाने से पहले सीढ़ियों पर सिर झुकाकर नमन किया और फिर सदन के अंदर गए। शपथ लेने के बाद बाहर आए विधायकों ने जनता के मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कही। वरिष्ठ बीजेपी नेता रघुवर दास की बहू ने भी विधायक पद की शपथ ली और जनता की आवाज उठाने का वादा किया। मैं चाहूंगी कि जनता की आवाज बनकर इसी विधानसभा में मैं गूंजूंगी और मेरे जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊंगी। इस बार झारखंड विधानसभा में नए और युवा विधायक चुनकर पहुंचे हैं। 4 दिन के स्पेशल सेशन के बाद फरवरी में बजट सत्र बुलाया जाएगा। जब भी सदन का नया चुनाव होता है फिर बदल होता ही होता है और इस बार मुझे लगा कि काफ़ी उत्साही लोग भी आए हैं, वरिष्ठ भी हैं, नए लोग भी हैं। अभी तो अब 4 कार्यवाही 4 दिन के लिए सदन की है। इस बार फरवरी महीने में ये लोग बजट सत्र बुलाएंगे, तभी पता चलेगा कि सदन किस रूप में आगे बढ़ना चाहता है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की थी और एनडीए को वहां की जनता ने विपक्ष में बैठाया है।
एक तरफ अपनी मांगों को लेकर जहां पंजाब के किसान चंबू बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं, तो वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी अब जोर पकड़ती जा रही है और इस पर अब जमकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली कूच को लेकर किसानों ने भी अपनी नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटने वाले। सब बयान दे रहे हैं इस तरह से आपके पास दिल्ली की मंजूरी नहीं है, प्रशासन बोल रहा है हरियाणा में आप आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें। भारत के जो केंद्रीय मंत्री है उनके बयानों पर कोई भी इतबार किया नहीं जा सकता, अपने आप में कंफ्यूज है। कांग्रेस ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर किसानों को बेइज्जत करने का आरोप लगाया। सत्ता में आने के बाद आज उनसे आप वार्ता करने से मना करते हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण बिहेवियर है सरकार का और लोगों को, किसानों को टारगेट कर ना सिर्फ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इशारों में कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। तो किसानों के लिए जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया है भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। एमएसपी आप देख लीजिएगा, पिछले 10 साल में लगभग दुगनी हो गई है और किसान की लागत का 1.5 गुना जो है एमएसपी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क जाम हटाने की याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के सीहोर में स्कूल में मजार लैंड जिहाद की खबर दिखाने का बड़ा असर हुआ है। शहर के कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों में बनी मजार को हटाने का फैसला लिया, जिसके लिए पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। इसके लिए बकायदा पंडित जी को बुलाया गया और पूजा खत्म होने के बाद मजार हटाने का काम शुरू किया गया। देख सकते हैं आपकी ये मजार यहाँ पर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये मजार इनके घर में काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय से यहाँ पर जो है पाठ पूजा होती थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है चादर भी चढ़ी हुई है और यहाँ पे जो है देखिए एक निशान भी रखा हुआ है। सबसे पहले सीहोर के पाठक परिवार ने अपने घर में स्थित मजार को हटाने का फैसला किया। बताया गया कि उनके घर में ये मजार वर्षों पहले बनी थी। धन्यवाद दूंगा आज मैं पाठक परिवार का, जिसने हिम्मत बढ़ा के शुरुआत करी सीहोर से जी मीडिया खबर देखने के बाद कि आज से किसी भी घर में मजार और कब्रगाह नहीं होना चाहिए, केवल होंगे तो शंकर, राम और कृष्ण और गौ माता। दरअसल सीहोर के एक सरकारी स्कूल के प्लेग्राउंड पर 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा मजारें बनाई गई थी, जिससे वहां पढ़ रहे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी न्यूज ने इस खबर को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद वहां के लोग भी सामने आए और अपने अपने घरों में बनी मजार को हटाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मदरसे से बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मदरसे में कक्षा 2 की छात्रा के होमवर्क न सुना पाने पर मौलवी ने उसे जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, टीचर ने छात्रा के कपड़े उतार दिए, बाल पकड़े और सर मेज से लड़ा दिया। सर में गंभीर चोट आने से छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। अब पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस में बेरहम टीचर के खिलाफ शिकायत की है। मेरी लड़की जो है पढ़ने जाती है मदरसा फारूकिया, वहाँ जो है बहुत मारी गई है, लड़की बेहोश हो गई है, उसकी सलवार तक की उतार के इन्होंने मारा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मदरसे पहुंचे और छात्रा को अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान होश में आने पर छात्रा ने घटना की जानकारी दी। अब्दुल कारी महबूब साहब ने मारा है, तलवार उतार के, जबरदस्ती सैतानी करके वो मारी। छात्रा के मुताबिक शिक्षक ने उसे होमवर्क याद करने को दिया था। रविवार सुबह छात्रा मदरसा पहुंची, तब वो होमवर्क नहीं सुना पाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में आज भीषण आग लग गई। चंद ही पलों में आग इतनी तेजी से फैली कि 2 फ्लोर और आसपास की कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। क्योंकि आग फैलते जा रही थी, वहां मौजूद लोग लपटों में फंसे हुए थे। लोगों के सामने बचने का एक ही रास्ता था कि छत से कूदकर अपनी जान बचाएं। लिहाजा लोगों ने चोट की परवाह न करते हुए दूसरे माले से नजदीक की छत पर कूदना शुरू किया। हालांकि इस दरमियान आग का दायरा और बढ़ा, लेकिन स्थानीय लोगों ने लोगों की मदद की और एक एक कर यहां से फंसे हुए लोगों को निकाला। यह आग दिल्ली के राजौरी गार्डन के मशहूर जंगल जमूरी रेस्टोरेंट में लगी थी। आग कैसे भड़की, इस पर हालांकि जांच चल रही है। घंटों की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से दमकल विभाग ने इस आग के ऊपर काबू पाया। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ से पहले गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा खूब चर्चा में हैं।
आह्वान अखाड़े के रुद्राक्ष वाले बाबा संगम की रेती पर एक संकल्प के साथ पहुंचे हैं। इस बार गीतानंद गिरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा नए संकल्पों के साथ कुंभ की नगरी में आए हैं। संकल्प था 2 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष की माला धारण करना। तो रुद्राक्ष वाले बाबा नए अनुष्ठान और नए संकल्पों के साथ संगम तट पर पहुँच गए। 1.25 लाख रुद्राक्ष का मैंने संकल्प लिया था। अर्थ कुंभ में मैंने अपनी 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था। 1.25 लाख रुद्राक्ष बनते हैं 925 माला में, और संख्या इस टाइम पर 2500 से भी ऊपर माला इसमें पड़ी हुई है। 2.25 लाख से के आसपास ऊपर माला है। रुद्राक्ष वाले बाबा ने मुकुट के साथ रुद्राक्ष की खास सदरी भी धारण की है और इसके पीछे उनका एक संकल्प है। बाबा का एक संकल्प अयोध्या में भव्य राम मंदिर का था, जो पूरा हुआ, लेकिन काशी और मथुरा के अलावा भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का संकल्प भी अधूरा है और इसीलिए इस बार के महाकुंभ में वो खास अनुष्ठान करेंगे। रुद्राक्ष वाले बाबा के खास लुक को देखकर हर कोई मेला क्षेत्र में अचंभित रह जाता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष वाले बाबा का अंदाज उनके साथी संत महात्माओं को भी आकर्षित करता है। इस बार महाकुंभ कई मायनों में खास रहने वाला है। आस्था के महाकुंभ की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस महकमे ने इस बार कई खास तैयारियां भी की हैं। महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहने वाली है। मिलिट्री ट्रेन्ड घुड़सवार पुलिस महाकुंभ क्षेत्र की निगहबानी के लिए तैयार है। मेला क्षेत्र में 130 घोड़ों पर सवार पुलिस के जवानों का 24 घंटे मूवमेंट देखने को मिलेगा। घुड़सवार पुलिस मेला क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होगी। इसके लिए इन्हें खास ट्रेनिंग भी दी गई है। महाकुंभ पुलिस के बाड़े में अभी तक करीब 60 घोड़े आ चुके हैं। इन्हें हर 2 दिन मेला क्षेत्र का भ्रमण कराया जाता है ताकि ये भीड़ भाड़ से वाकिफ हो सकें। इस बार महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी से पुलिस को पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन घुड़सवार पुलिस भीड़ भाड़ वाली जगह पर आसानी से पहुंच सकेगी। इसके लिए घोड़ों को खास ट्रेनिंग दी गई है। चकर प्लेट के साथ ही बालू में चलने में भी इन्हें सक्षम बनाया गया है। महाकुंभ पुलिस के बाड़े में शामिल करीब 20 घोड़े ऐसे हैं जिन्हें मिलिट्री घुड़सवार जवानों द्वारा खास ट्रेनिंग दी गई है। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने में भी ये पुलिस की मदद करेंगे। इतना ही नहीं, इन घोड़ों के खास नाम भी पहचान के लिए रखे गए हैं, जिसमें राका, चेतक, जैकी और बाहुबली के अलावा बाड़े में शामिल घोड़ी का नाम गौरी रखा गया है। राजधानी दिल्ली में लॉरेंस गैंग का एक और शूटर अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार शूटर के पास से सोफिस्टिकेटेड कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद हुई। दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ स्पेशल स्टाफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अलायंस गैंग जितेंद्र गोगी के शूटर को गिरफ्तार किया। शूटर अंकित उर्फ सावन को अलीपुर इलाके से अरेस्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शूटर अंकित के पास से सोफिस्टिकेटेड कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। 9 नवंबर को दिल्ली के मुंडका में गैंगस्टर अमित लाकड़ा का मर्डर हुआ था। अमित लाकड़ा मर्डर को लॉरेंस के एंटी गैंग बम्बिहा अलायंस टिल्लू ताजपुरिया के शूटरों ने अंजाम दिया था। अमित लाकड़ा का बदला लेने के लिए शूटर अंकित एक मर्डर को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ स्पेशल स्टाफ को सूचना मिल गई। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने शूटर अंकित उर्फ सावन को गिरफ्तार कर लिया। इस पर दिल्ली और हरियाणा में कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शूटर अंकित उर्फ सावन से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शूटर अंकित किसके मर्डर का प्लान बना रहा था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन और खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। अब ISI नशेड़ियों के जरिए आतंकी मैसेज को डिकोड करा रहा है। घाटी में आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब एक नया हथकंडा अपनाया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब नशे में लिप्त लोगों को अपना मैसेंजर बना रहा है। ड्रग्स एडिक्ट को घुसपैठ करवा करके जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग जिलों में बंद आतंकियों को संदेश भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है ड्रग्स भी भेज रहा है और यहाँ के जो हैं ड्रग एडिक्ट्स हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जो हैं बच्चे, उनको वो ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं और उनसे वो अपने काम करवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान नशेड़ियों और मानसिक रूप से बीमार लोगों का सहारा ले रहा है ताकि पकड़े जाने के बाद जब इन्हें भारतीय जेलों में रखा जाए तो वहां पहले से बंद आतंकियों को ISI और आतंकी संगठनों का संदेश भेज सके। जम्मू कश्मीर, पंजाब और इसके साथ साथ राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से एक नई साजिश का भांडाफोड़ यहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि ISI अब नई तरह की टेक्निक अपना रही है जिसमें नशे की आड़ में लेकर जो घुसपैठिए हैं वो भेजे जा रहे हैं।
सीरिया में सत्ता बदलते ही अमेरिका, इजरायल और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के हमले तेज हो गए हैं। अमेरिका ने ISIS के 75 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है, जबकि इजरायली एयरफोर्स ने भी सीरिया के कई शहरों पर बमबारी की। ये तस्वीरें दक्षिण सीरिया की हैं, जहां इजरायली बमबारी के बाद भीषण विस्फोट कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए। सीरिया के दूसरे शहरों में भी ISIS के ठिकानों को टारगेट कर अमेरिका इजरायल ने बमबारी की, जिसने भारी तबाही मचाई है, जिसे इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी बमबारी की। एयरफोर्स ने सीरियन इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस को टारगेट कर बमबारी की और पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। इजरायल ने सीरिया के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग ठिकाने को भी तबाह कर दिया। दावा है कि इजरायली आर्मी ने सीरिया के गोलान हाइट्स में बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ISIS को निशाना बनाते हुए अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने करीब 75 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तख्तापलट के बाद भी अमेरिका ने अपने 900 सैनिकों को सीरिया में ही तैनात रखने का फैसला किया है। यानी सीरिया में विद्रोहियों को अब नए मोर्चे पर चुनौती मिलने की आशंका है। सीरिया पर अमेरिका इजरायल की बमबारी करने की बड़ी वजह ISIS और दूसरे आतंकी संगठन है, जिनके लिए सीरिया अब सबसे मुफीद जगह बन गई है, क्योंकि असद की सेना के हथियार और गोला बारूद अब आतंकियों के हाथ लग चुके हैं। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं, जहां रेवड़ी की तरह आतंकियों को हथियार बांटे जा रहे हैं। हथियारों से भरे ट्रक के ट्रक राजधानी की सड़कों पर खड़े कर दिए, जो भी चाहे मुफ्त में हथियार ले जाए। यही वजह है कि सीरिया में शरणार्थियों के लौटने की होड़ मच गई है। ये तस्वीरें तुर्की सीरिया बॉर्डर की हैं और तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ तुर्की में शरणार्थी रहे सीरियन लोगों की है, जो अब वापस सीरिया लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी में सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। सीरिया के लोग इस तख्तापलट को आजादी की तरह देख रहे हैं, वो आजादी जो 11 साल लंबे खूनी संघर्ष के बाद मिली। सीरिया में रहने वाले क्रिश्चियन भी असद की हार का जश्न मना रहे हैं। लोग तख्तापलट की खुशी में पार्टी कर रहे हैं और अपनी जीत का इजहार कर रहे हैं। हालांकि सीरिया पर शुरू हुए इजरायल अमेरिकी हमलों से लोग दहशत में भी हैं। सीरिया छोड़कर रूस भाग जाने के बाद बशर अल असद से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा खुलासा असद परिवार के एक तहखाने से जुड़ा है। दमिश्क पर कब्जे के बाद जब विद्रोही लड़ाके असद के ठिकानों में घुसे, तभी उन्हें एक ऐसी सुरंग मिली जो असद परिवार के भूलोक तक लेकर जाती है। असद के ऑफिशियल हाउस में लूटपाट के बाद विद्रोही इस सुरंग में घुसे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि असद के पाताल लोक में ऐसे रहस्य छिपे थे जिनके बारे में सीरिया के लोगों ने सुना तक नहीं था। असद फैमिली के इस गुप्त ठिकाने तक जाने के लिए पहले कई 100 मीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। फिर जमीन के अंदर कई लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद ये रास्ता असद के गुप्त ठिकाने तक पहुंचा। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे असद का ये तहखाना कितनी हाईटेक सुविधाओं से लैस था। यहाँ लैविश लाइफ का हर इंतजाम मौजूद है। यानी जब सीरिया की जनता भूखी मर रही थी, तब भी असद फैमिली इसी गुप्त लोक में ऐशो आराम से जी रही थी। हालांकि जब विद्रोही गुट ने इस सेफ हाउस की तलाशी ली तो सब कुछ लूटा हुआ नजर आ रहा था। यानी असद फैमिली जैसे पहले ही अपने साम्राज्य के खात्मे का अंदाजा लगा चुकी थी और इसीलिए पूरा घर रूस निकलने से पहले ही खाली कर दिया गया। बशर अल असद के पिता ने 1971 में तख्ता पलटकर सीरिया की सत्ता संभाली थी। 2011 में असद सरकार के खिलाफ पहली आवाज उठी और लंबी लड़ाई के बाद असद परिवार का युग भी उसी तरह खत्म हुआ जैसे वो तख्ता पलटकर सत्ता में आए थे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तांडव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जंग छेड़ दी है और यहाँ तक कह डाला कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करने वाले कट्टरपंथियों की खैर नहीं। अपने वर्चुअल संबोधन में शेख हसीना ने यूनुस पर डायरेक्ट अटैक किया और बांग्लादेशी सरकार को मर्डर करार दिया और कहा, इंशाल्लाह विजय महासमाधि এই অন্ধকার কেটে যাবে, নতুন সূর্য উদিত হবে, বাংলাদেশ আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। এই ফ্যাসিস্ট খুনি পরিকল্পিতভাবে যে আমাদের দেশকে ধ্বংস করছে, এই খুনি ইউনুস এবং তার যে চালাচামুন্ডা সন্ত্রাস বাহিনী, তার উপদেষ্টা, তার সমন্বয়ক, ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের জনগণই তাদের বিচার করবে, সে বিচার হবে। शेख हसीना ने यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता से उखाड़ फेंकने की मुहिम छेड़ दी है और ये तक कह डाला कि फांसीवादी यूनुस सरकार बांग्लादेश को आतंकियों का देश बना देगी। সকলে ঐক্যবদ্ধ হন, এই ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার ইউনুস সরকারের হাত থেকে দেশ যেন মুক্ত হয়।
एक तरफ शेख हसीना ने यूनुस पर डायरेक्ट अटैक किया तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशन नरसंहार स्मृति दिवस पर खूब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें रोहिंग्या, फिलिस्तीन, हमास सबकी उन्हें फिक्र है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर ढाने वाले कट्टरपंथियों पर यूनुस की जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकला। अपना एक घर हो, भला ये सपना किसका नहीं होता, लेकिन घर की कीमत कुछ करोड़ों में भी पहुंच जाए तो लोग दाम सुनते ही निकल लेते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पेंट हाउस 190 करोड़ में बिका। यानी 190 करोड़ एक घर की कीमत, वो भी गुरुग्राम में। दिल्ली एनसीआर में घर का सबसे महंगा सौदा डीएलएफ के द कैमोलियाज प्रोजेक्ट में हुआ, जिसे इन्फोएक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 190 करोड़ में खरीदा है, जबकि पेंट हाउस खरीदने में करीब 13 करोड़ रुपए स्टैंप शुल्क अदा की गई है। इस पेंट हाउस का एरिया 16,920 वर्ग फुट का है, जो हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर के अल्ट्रा लग्जरी इंटीरियर से लैस। यानी अब गुरुग्राम में भी दुबई जैसे महंगे घर लोग खरीद रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी फ्लैट के पास, आप देख सकते हैं यही डीएलएफ का कैमेलियाज फ्लैट्स है, जहाँ 190 करोड़ रुपए का ये फ्लैट बिका है। इससे पहले मुंबई में सबसे महंगी इस तरह की प्रॉपर्टी बिकी थी। गुरुग्राम के कैमोलियाज में ये सौदा 1,20,000 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से हुआ, जो देश में सबसे महंगी कीमतों में से एक है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक कार आग का गोला बन गई और इस लग्जरी कार में आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू-धू कर जलने लगी, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी हो गई। लग्जरी कार में आग तब लगी जब ये कार जोगेश्वर ब्रिज से गुजर रही थी। कार में आग लगते ही वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों को डर था कि पास जाते ही उस गाड़ी में धमाका न हो जाए। जिस जगह पर कार में आग लगी उसके ठीक पीछे फिल्म अग्नि का बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, यानी अग्नि पोस्टर के सामने ही यह अग्निकांड हो गया। कार में आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन कार में यह आग इतनी तेजी से फैली कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ ही देर में कार आग में पूरी तरह जल गई। कार में आग लगने की वजह से काफी देर तक जोगेश्वरी ब्रिज पर यातायात बाधित रहा। चाय हमारे आम जीवन का अहम हिस्सा है। काम के बीच थोड़ा रेस्ट करना है तो चाय पी लेते हैं। सर्दी के मौसम में इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा से चाय को लेकर एक सावधान करने वाली खबर सामने आई है। बांसवाड़ा के गांव में चाय पीने से एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गलती से चाय में चाय की पत्ती समझकर के कीटनाशक दवा डाल दी, जिसे पीने से यह हादसा हुआ। शंभू नाम के ने बताया, जिसकी उम्र 32 से 33 साल है। ये हमने सुबह चाय पी थी बना के, सब घर वालों ने तो चाय पी थी। उसके आधे घंटे बाद ये शंभू ने चाय बनाई थी खुद ने, तो उसके आधे पौने घंटे बाद में सबको उल्टी होने लग गई। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही चाय के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए गए। वहीं बाकी 3 पीड़ितों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिसमें एक का उदयपुर और 2 का बांसवाड़ा में ही इलाज चल रहा है। पुलिस ने तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट छापकर बाजार में खपाने की तैयारी में था। हालांकि नकली नोट छापकर मालामाल होने का ये सपना पूरा नहीं हो सका और बलौदा बाजार पुलिस ने पूरे गैंग को धर दबोचा। दरअसल पुलिस को नकली नोट के साथ लोगों के बाजार में घूमने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। नोट खपाने के नाम से मार्केट में घूम रहे हैं। वहाँ जाके जब उन्हें पकड़ा गया, उन्होंने बताया कि इसका हम लोगों ने प्रिंटर, सारे कागज, सारे इक्विपमेंट्स रायपुर में भाटा गाँव में हम लोगों ने रखे। वहाँ पर टीम उनको लेके गई, वहाँ से जब्ती किया तो उनके पास से वहाँ पे लगभग 2,32,000 के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस की छापेमारी में गैंग के ठिकाने से करीब 2,32,000 के नकली नोट बरामद हुए। ये नोट 500, 200, 100 रुपए की वैल्यू में थे। इसके अलावा प्रिंटर, पेपर और नकली नोट छापने का सामान भी मिला है। जांच में पता चला कि भुवन और तुषार साहू नाम के आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली नोट छापने का कारोबार किया करते थे। हालांकि अब सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा वालों के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी आज पहली बार यहां पर फ्लाइट की लैंडिंग हुई है, तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे ही इंडिगो की पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुई, वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह पहली लैंडिंग थी। दिल्ली से एक कमर्शियल फ्लाइट ने क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरी। महज 10 मिनट में जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई।
कुछ देर एयरपोर्ट के आसपास उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 3900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे पर लैंड हुई, जिसके बाद एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान का जोरदार स्वागत किया और वाटर कैनन से सलामी दी गई। जेवर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का लैंड होना उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्हें हवाई यात्रा करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब नोएडा और आसपास के लोगों को हवाई सफर के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। जेवर एयरपोर्ट से ही लोग देश और विदेश की यात्रा कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। पहली लैंडिंग के साथ जेवर एयरपोर्ट कॉमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार है। 6 फरवरी के बाद फ्लाइट्स के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। डीजीसीए ने सभी सुरक्षा जांच के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की पहली लैंडिंग की इजाजत दी। बिहार के मोतिहारी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक चाट बेचने वाले पर 7.5 करोड़ टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल 4 दिनों से इनकम टैक्स की टीम रिपुराज राइस मिल पर छापेमारी कर रही है। इस बीच रक्सौल में एक अन्य मामले में 7.5 करोड़ जीएसटी चोरी के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई और जब जांच हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। डीआरआई टीम को छापेमारी में पता चला कि ये सारा खेल फर्जी जीएसटी का है। छापेमारी में डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम के साथ रक्सौल पुलिस भी शामिल थी। आरोप है कि रक्सौल के संजीव कुमार गुप्ता ने चाट का ठेला लगाने वाले के नाम पर फर्जी जीएसटी नंबर लिया और भारत बांग्लादेश के बीच मेट्रोपोल सीमा से 7 करोड़ 50 लाख का आयात किया। रक्सौल का संजीव गुप्ता फर्जी तरीके से 2021 से फर्म संचालित कर रहा था। छापेमारी के दौरान टीम को संजीव गुप्ता के घर से भारी मात्रा में फर्जी पेपर मिले हैं, जिसमें आधार, पैन, कस्टम के पेपर और स्टैंप भी शामिल हैं। डीआरआई टीम ने सभी पेपर को जब्त कर लिया है और आरोपी संजीव गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने शातिर ठगों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो अश्लील वीडियो अपलोड करने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने के नाम से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया करते थे और खुद को ईडी और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों को डराते थे। ये शातिर ठग धोखाधड़ी से कमाए रकम को क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल करते थे। शातिर ठग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फर्जी एफआईआर की कॉपी भेजकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख की ऑनलाइन ठगी की थी, जिसके बाद राजस्थान के अलवर से ठगी करने वाले 2 युवकों को पकड़ लिया। दरअसल बिलासपुर के रिटायर्ड अधिकारी जय सिंह चंदेल को अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें फर्जी एफआईआर की कॉपी भेजकर उन्हें डराया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके मोबाइल और आधार नंबर का इस्तेमाल की बात कही गई थी। इस मामले से बचने के बदले में अलग अलग किश्तों में 54 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई थी। साइबर थाना में मामले की जांच चल रही थी, जिसके बाद जांच में छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जरा सोचिए, जिनके कंधों पर जनता को साइबर ठगों से बचाने का जिम्मा है, ठग उन्हें ही शिकार बनाने लगे तो फिर क्या होगा। बिहार के नवादा में साइबर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ठगों ने साइबर सेल में तैनात डीएसपी को फोन कर सस्ते दरों पर लोन का झांसा दिया। दिन रात अच्छे ठगों को सबक सिखाने वाले अफसर भी कुछ देर के लिए धोखा खा गए। हालांकि उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि कौन सी स्कीम उन्हें समझाई जा रही है। साइबर थाना के कुशल नंबर पे कॉल आया और उनके द्वारा बताया गया कि हम बजाज फाइनेंस से बात कर रहे हैं और आपको जो है 2% की फी पे और बहुत चीप दरों पे आपको जो है हम लोन उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, जो है अपना पासबुक, उसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट शेयर करें। और जांच की गई और पाया गया कि ये जो है वो फ्रॉड का नंबर प्रतीत हो रहा है। साहब को ठगने की कोशिश हुई थी, लिहाजा पूरा साइबर सिस्टम एक्टिव हो गया। फौरन लोकेशन निकाली गई और बैंक के बहरूपिया बने ठगों को एक गांव में घेर लिया गया। बिहार के मुंगेर में एक मंदिर में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। भक्त बनकर एक चोर मंदिर में पहुंचा और देवी मां की मूर्ति से सारे गहने चोरी कर फरार हो गया, जिसका खुलासा तब हुआ जब सुबह के वक्त वहां कुछ महिलाएं पूजा करने पहुंची। देवी मां की मूर्ति पर गहने नहीं देखने के बाद इन महिलाओं ने शिकायत की, जिसके बाद जब पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सारा माजरा साफ हो गया। सीसीटीवी में साफ दिखा कि सर पर गमछा लपेटे एक शख्स हाथ जोड़कर मंदिर में दाखिल हुआ। मंदिर में घुसने के बाद इस शख्स ने सबसे पहले वहां पूजा की। पूजा करने के दौरान ही उसने चारों तरफ घूमकर मुआयना किया कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा, और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, फिर वो चोर रेलिंग से कूदकर मूर्ति के पास पहुंच गया। मूर्ति के पास पहुंचने के बाद भी संस्कारी चोर ने सबसे पहले सर झुकाकर माता का आशीर्वाद लिया और फिर एक एक कर मूर्ति से सारे गहने उतार लिए। अगर आप भी बाहर की चीजें खाने पीने के शौकीन हैं तो फिर सावधान हो जाइए। राजस्थान के जयपुर में ब्रेड पकौड़े में कॉकरोच मिला है और वो भी एयरपोर्ट के कैफे पर।
ये है 200 रुपए कीमत वाला ब्रेड पकोड़ा जो जयपुर एयरपोर्ट के कैफे 2.0 से खरीदा गया था। लेकिन इस ब्रेड पकोड़े को साधारण ब्रेड पकोड़ा कतई ना समझिए, क्योंकि इसके साथ चटनी ही नहीं कॉकरोच भी मुफ्त मिला है। ये देखिए, प्लेट में ब्रेड पकोड़े के साथ मरा हुआ कॉकरोच भी शोभा बढ़ा रहा है। ये मैंने यहाँ से एक ब्रेड लिया था। हैरानी की बात तो ये है, ब्रेड पकोड़े के साथ मुफ्त कॉकरोच जयपुर एयरपोर्ट के कैफे 2.0 पर मिला है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ों पर इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच गया है, लेकिन बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को भी बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के केदार कांठा की हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ खिल उठी हैं। पेड़ पौधे और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई है। बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चमोली में भी मौसम का मिजाज बर्फीला हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। औली गोरसों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटन और व्यवसायी खुश हैं। औली अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और बर्फबारी के बाद तो यहाँ का नजारा मनमोहक हो गया। ये देखिए, आसमान से बर्फ ऐसे गिर रही है जैसे बारिश की बूंदें। बर्फबारी इस मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगा रही है। यहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि जमीन पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता में पहली बर्फबारी से नजारा बदल गया। यहाँ की वादियाँ, जंगल और पहाड़ बर्फबारी के बाद खिल उठे। यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि घर और गाड़ियों की छतों पर सफेद बर्फ की परत जम गई। हिमाचल प्रदेश में भी कल रात सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक खुश हैं। कश्मीर की वादियां भी बर्फबारी के बाद गुलजार हैं। ऊपरी इलाकों और कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में बिछी बर्फ से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। रास्ते में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और पर्यटक इसका लुत्फ उठा रहे हैं।